आज की चर्चा कुछ थोड़ा सा हटके होने वाली है। आप सबने सुना है भारत विश्व गुरु है, अर्थात भांत भांत का ज्ञान विश्व को देने के लिए भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया है। मैं एक भारतीय हूं और भारत को माता मानता हूं और भारत माता की जय बोलता हूं। इन सब के बाद एक घर वाले व्यक्ति को ही अधिकार होता है कि वो अपने घर के अंदर सभी चीजों की सफाई कर सके, सुव्यवस्थित ढंग से वस्तुओं को लगा सके और उन्हें हटाकर उनकी सफाई कर सके। तो आज ऐसे ही कुछ कीमती वस्तुओं पर लगी हुई गर्द को साफ करेंगे और चलते हैं। मेरा टॉपिक है भारत विश्व गुरु या भारत विश्व आलसी देश। हाँ, विश्व में सबसे बड़ा आलसी भारत के अलावा और कोई नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज बहुत बहुत बड़े वैज्ञानिक हमारे भारत के हैं। अनेक चीजों में पेटेंट भी भारत के पास है, लेकिन पता है किन चीजों में? सिर्फ बेनिफिट्स में। इससे मेरी कंपनी को ये लाभ होगा, इससे मेरा ये नाम होगा, इससे 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा या इससे कितने का टर्नओवर आएगा। इसलिए भारत के लोग रिसर्च अनुसंधान करते हैं। हम सॉफ्ट ड्रिंक खोजते हैं, कोल्ड ड्रिंक खोजते हैं, तंबाकू, गुटखा, सुपारी, पान इन्हें बना लेते हैं। खूब राजश्री के ऐड चलाते हैं, दाने दाने में केसर का दम है, ये रिसर्च करके हम साबित कर देंगे। लेकिन पता है आलसी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो नाम है ना हमारा विश्व गुरु, उस विश्व गुरु को बचाने के लिए हमने आज तक कुछ नहीं किया। आज तक कोई एक काम बता दो जो हमने अपने नाम के पीछे जो लगा हुआ है हमारा विश्व गुरु, जो हमें टैग मिला हुआ है, उस टैग को बचाने के लिए हमने एक काम किया हुआ। मैं बहुत से उदाहरण देने जा रहा हूं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा सिद्धांत, एवरी एक्शन इज इक्वल टू एन अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। ये नियम न्यूटन ने दिया था। न्यूटन से कई साल पहले, लगभग 30 से 50 साल पहले, हमारे पास एक हाइपोथेसिस मान लें, हम एक कल्पना मान लें, उसी हमारी कल्पना में जिसकी वजह से हमें विश्व गुरु माना जाता है ना दुनिया में, उसी हमारी एक कल्पना का एक ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, उसके सुंदरकांड में एक हाइपोथेसिस मिलती है। जिहिगिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर नहीं गए, हनुमान जी ऐसे करके और फिर ऐसे करके ऊपर गए, जैसे आज का तीसरा नियम गति का है और हवाई जहाज ऐसे करके जाता है। उस कहानी में लिखा हुआ है कि हनुमान जी जिस जिस पर्वत पर पैर रख के दौड़ते हैं वो पर्वत पाताल में जाता है, और हनुमान जी छलांग मार के आगे चौपाई जिन अमोघ रघुपत करवाना एही भांत चले हनुमान। जैसे मानो आज की भाषा में कन्वर्ट करके कहूं, जैसे कोई मिसाइल जा रही हो तो शीघ्र गति के साथ ऐसे हनुमान जी चले। हनुमान जी ने जिस पत्थर पर पैर रखा और छलांग मार के ऊपर की तरफ गए, वो पत्थर नीचे पाताल में पहुंच गए, धरती के ऊपर से। न्यूटन भी कह रहा है प्रत्येक क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। हाइपोथेसिस हमारे पास है 1631 से लेकर 1632-33 की, संमत की बात कर रहा हूं, लेकिन क्रेडिट का, इसका क्रेडिट किसके पास है? गति के सिद्धांतों का न्यूटन के पास। और फिर हम पता कौन है विश्व गुरु? जब कोई भी रिसर्च आ जाती है, विदेश के लोग कुछ कह देते हैं, पेटेंट लेके चले जाते हैं, अगर अरे ये तो हमारे शास्त्रों में था, हम विश्व गुरु हैं, ये हमारे शास्त्रों में था। गाने के लिए हमारे शास्त्रों में था। आलसी इतने बड़े के शास्त्र जो कह रहे हैं उस पर कभी खुद रिसर्च नहीं की। क्या भारत में पीएचडी नहीं है? क्या भारत में साइंटिस्ट नहीं है?
जिस वजह से, जिस संस्कृति से, जिस सभ्यता से, जिस हाइपोथेसिस की वजह से हम विश्वगुरु हैं, उसे हम कितना समय देते हैं। रामचरितमानस में भी, और आप सबने एक चीज तो बहुत कॉमन सुनी होगी, कन्हैया था या राम थे, ये दोनों ना जब बचपन में थे तो ये माता इनको छोड़ के चली गई, तो ये खाना खाने लगे। रामायण में अलग आ जाती है कि वो खाना खाने लगे, तो माता ने यहाँ वहां दो ही बालक देखा, दो जगह देख के उनको चक्कर में पड़ गई, तो उनको रूप दिखाया गया। कैसा रूप दिखाया? तुलसीदास जी कहते हैं, दिखरावा कौशल्य ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम जी ने, आइडल ने, भगवान ने अपनी माँ को एक विशेष प्रकार का रूप दिखाया, उस रूप के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लगे हुए थे। और विस्तार से रोम रोम अर्थात एक बाल से, एक हेयर फॉलिकल से दूसरे हेयर फॉलिकल्स के बीच की जो जगह है जहां से पसीना निकलता है उसे रोम कहा जाता है, रोम छिद्र, रोम। कहानी कह रही है उस रोम के बीच में कोटि कोटि ब्रह्मांड, यानी अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड दबे बैठे हैं। ध्यान से सुनना, अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड दबे बैठे हैं एक एक रोम में। ठीक है, अगर आप आधुनिक की बात करें तो एक रोम को काटो और काटने के बाद सूक्ष्मदर्शी से देखो, पता चल जाएगा कि हाँ ये बात तो सच है। सबसे पहले एपिडर्मिस लोगे तो एक टाइप एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस की कई हजारों सेल मिलेंगी तुम्हें। एपिडर्मिस को हटाओ डर्मिस आएगी, डर्मिस को हटाओ सबक्यूटेनियस आएगा, इन्हें भी हटा दो तो मस्कुलर टिश्यू आ जाएगा, सुपरफिशियल फेसिया आ जाएगा, डीप सुपरफिशियल फेसिया आ जाएगा, उसके नीचे हड्डी आ जाएगी। कोटि कोटि, एक कोटि का अर्थ है प्रकार, टाइप्स, और दूसरे कोटि का अर्थ है गिनती, करोड़ों, यानी कई प्रकार की सेल हैं और जिन्हें जोड़ा जाए तो करोड़ों हो जाएगी। इतनी सेल कहाँ है? एक रोम और दूसरे रोम, यानी एक रोम में एक हेयर फॉलिकल्स एंड दूसरे हेयर फॉलिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें। समझ गए? ये हाइपोथेसिस अगर तुम्हें रिसर्च करनी थी तो तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ था कि रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं कई प्रकार के, और जुड़े जाए तो करोड़ों सेल हो जाएंगी। और मैंने बता दिया एपिडर्मिस अलग है एक प्रकार, डर्मिस अलग है दो प्रकार, कुटेनियस टिश्यू अलग है तीन प्रकार, सुपरफिशियल फेसिया अलग है चार प्रकार, मांसपेशी अलग है मसल्स पांच प्रकार, उसके भीतर जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? हड्डी मिलेगी छह प्रकार, इसके भी आसपास में देख लो न्यूरॉन सेल मिलेंगी सात प्रकार, उसके आसपास में देखो वेन्स मिलेगी, कैपिलरीज मिलेंगी, आर्टरी मिलेगी, आठ कई प्रकार हो गए। हाँ, वही सेलों को जोड़ते जाओ, 10-20 हजार भी जोड़ो तो करोड़ हो जाएंगे। करोड़ों ना हो, गिनती पूरी ना बैठे, लेकिन एक आइडिया है ना। जो आधुनिक विज्ञान आज कह रही है, रचना विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, रचना विज्ञान, एनोटमी, मॉडर्न एनोटमी, ये पूरी रामचरितमानस में है। कन्हैया ने मुंह में मट्टी खा ली, कन्हैया ने, माता ने मुंह को खुलवा के दिखाया, मुंह में ब्रह्मांड घूम रहे थे, माता ने देखा, माता चक्कर में आ गई। ये हाइपोथेसिस थी कि हाँ मुंह के अंदर सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट होते हैं, उन सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेटों को खोल के देखा जाए तो वो सेल के बने होते हैं, और सेलों को, टिश्यूओं को जूम करके देखा जाए तो जैसे ब्रह्मांड दिखाई देता है, एक गैलेक्सी दिखाई देती है। एक टिश्यू को जूम करके सूक्ष्मदर्शी में देखने पर अगर लाइट इफेक्ट डाला जाए तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक टिश्यू की तरह, एक सेल की तरह दिखाई देता है। ये हाइपोथेसिस थी हमारे शास्त्रों में। अगर रिसर्च कोई करता तो पेटेंट ले सकता था, तो क्रेडिट हमें मिल सकता था, और ये हो सकता था कि हाँ भाई विश्व गुरुओं ने देखो आधुनिकी में भी अपनी विश्व गुरु ही दिखाई है। लेकिन नहीं, आलसी गुरु है, विश्व गुरु नहीं है, आलसी। हाँ, हमारे धर्म उस रामचरितमानस को धुआं दिखा के, अगरबत्ती दिखा के रख देते हैं, पढ़ा नहीं। उसको एक विदेश का आया, उसे पढ़ के गया और क्रेडिट उसने ले लिया। क्या नाम है? एंड्री बेसाइलस, वैज्ञानिक का नाम है एंड्री बेसाइलस। आधुनिक रचना विज्ञान यानी एनोटमी, फादर ऑफ एनोटमी कहा जाता है। विलियम हार्वे, फादर ऑफ फिजियोलॉजी, क्रिया विज्ञान, काम कैसे कर रहा है शरीर।
तुम्हारे पास अब से पहले क्या हाइपोथेसिस नहीं थी? तुलसीदास जी बोल के गए हैं, भरत मिलन में कितना अच्छा बोल के गए कि राम जी और भरत जी की ये प्रीति देख करके पर्वत तक पिघलने लगे, युद्ध हो रहे हैं बिना एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हो रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कौन ले गया? विलियम हार्वे और एंड्रे बेसिलस, फादर ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और तुम्हें क्या मिला? सो विश्वगुरु को क्रेडिट लेके आराम से। इतना ही नहीं, आयुर्वेद को सब मानते हैं। अरे छोड़ दो आयुर्वेद को, घर में तुलसी से चाय सब पीते हैं, चाय में अदरक पड़ेगा और तुलसी पड़ेगी, सबको पता है। और अदरक और तुलसी अब तो साइंस भी प्रूफ कर रही है ना कि हाँ ये मेडिसिन है, पता है। हाँ, खाना बनाते समय तेल होगा, तेल में जीरा डाला जाएगा, जीरे के बाद प्याज और टमाटर को आपस में मिक्स किया जाएगा, उसमें हल्दी डाली जाएगी, काली मिर्च डाली, ये सब की सब आधुनिक मेडिसिन आज प्रूफ कर चुका है कि ये मेडिसिन है, आधुनिक विज्ञान प्रूफ कर रहा है मेडिसिन है। और ये चीजें आयुर्वेद कहता चला आ रहा है बहुत हजारों साल से, यानी 1000 साल पहले भी ये ज्ञान था ना। क्रेडिट किसे मिला? हिपोक्रेटस, फादर ऑफ मेडिसिन। और भारतवासियों को क्या मिला? आयुर्वेद वालों को क्या मिला? आयुर्वेद इतनी अच्छी औषधि की विज्ञान है, मेडिसिन की साइंस है, उसे क्या मिला? झुंझुना। क्यों? आलसी, करना ही नहीं है, आयुर्वेद को रखो पूजो, पढ़ना है ही नहीं। अगर हमारे डॉक्टर, हमारे रिसर्च स्पेशलिस्ट उन्हें पढ़ते, खोल के देखते कि ये हाइपोथेसिस है क्या, चलो इन पे भी रिसर्च कर लें, तो शायद ये सारी क्रेडिट हमारे पास आ सकते थे, नहीं है। जितने शोध हो रहे हैं, शोध हो जाते हैं, फिर उसके बाद में पता चलता है हाँ दूसरा ले गया, फिर हम हल्ला चाहते ये तो हमारा था, ये तो हमारा था। हम पंडितों पे, साधुओं पे, महंतों पे क्यों थोपते रहते हैं कि ये बताएंगे साइंस? वो धर्म के ठेकेदार है। साइंस तुम जान रहे हो, हम में से, तुम में से सब पीएचडी कर रहे हैं जाके, तो हम में से, तुम में से क्या किसी का दायित्व नहीं है कि भारत में अगर ये अंधविश्वास है, मान लो अंधविश्वास है, कम से कम यही मान लो कि ये अंधविश्वास है, मैं इसे प्रूफ करके रहूंगा, इसी बात में एक रिसर्च कर लो, हो सकता है ये रिसर्च आ जाए भाई अंधविश्वास नहीं है, विज्ञान की पुरानी। क्या भारत के नागरिक होने के नाते तुम्हारा ये दायित्व नहीं बनता? या बस कोको कोला और ये पेप्सी बनाने का और ये रजनीगंधा बनाने का, ये पेटेंट लेने का शौक है, बस फायदे के लिए सब कुछ करना है? हाँ, फायदे के लिए करना है। तुलसी पर रिसर्च करके करेगा कौन? घर घर में तुलसी है, रिसर्चर को क्या लाभ होगा इसमें? लेकिन रजनीगंधा हर घर में नहीं है, वो जो जुआ केसरी घर घर में नहीं है, उस पर रिसर्च की जाएगी, उसका केमिकल फॉर्मूला बनाया जाएगा ताकि उसे बेच सकें, इंजेक्शन बनाए जाएंगे क्योंकि इंजेक्शन बिचेंगे। एलोवेरा पे, तुलसी पे, अश्वगंधा पे इन पर रिसर्च नहीं की जाएगी। क्यों करें इन पे रिसर्च? क्योंकि सब आदमी खेत में उगा लेंगे ना, फायदा क्या मिला? 1000 लाख में कैसे बेचेंगे इन चीजों को? भाई ये भी तो करना है, ऊपर से हम भारतीय हैं। वाह, भारत तो भारत, पर तुम्हारी भारतीयत पर। आज से हम सब बस यही कर लें, भारत के लिए अब कुछ करना है। मैं ना चंदा मांग रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ बिस्कुट जाके बांटो, गरीबों को खाना खिलाओ, 10 रुपए दो, ना मैं ये कह रहा हूँ झंडा, ना कुछ नहीं करना, बस एक काम चालू कर दो। महीने में एक दिन बना लो कि महीने में एक दिन हम जहां भी हैं, रूम पे हैं, ऑफिस में हैं, घर में, रिश्तेदारी में, हफ्ते, महीने में एक दिन, ज्यादा नहीं, एक दिन 1 घंटे के लिए सब लोग बैठेंगे और अपनी पुरानी परंपराओं में चर्चित बातों पर चर्चा करेंगे। धीरे धीरे तुम ये चालू कर दोगे, 10-20 साल में एक परंपरा बन जाएगी, और हो सकता है 20-25 साल बाद जब एक नई पीढ़ी आए तो ये नई पीढ़ी इस परंपरा के फेज से गुजरे, और हो सकता है जब वो विज्ञान के क्षेत्र में जाए वो इन कहानियों को याद करे जो तुम ये इन कहानियों को लेते हो, और शायद वो रिसर्च करें और शायद वो कुछ खोज पाए। ये पश्चिमी सभ्यता कैसे आई है? ये बात करने से आई है। आज 4 लोग इकट्ठे होते हैं, क्या बात करते हैं? उसका उसके साथ चल रहा है, उसका उसके साथ चल रहा है, 4 महिलाएं, बाकी छोरी, बाकी संग भाग गई, 4 आदमी, बाकी भैयरवाड़ी, बाकी संग रह गए। 4 लोग इकट्ठे होकर ये बात करते हैं। इसी समाज से कोई बच्चा पढ़ के जाता है, वो वैज्ञानिक बनता है, वैज्ञानिक बना तो उसे पता चल गया पैसे के लिए काम करना है, परंपरा क्या थी उसका उसके साथ चल रहा है, वैज्ञानिक बन के क्या आ गया? पैसे के लिए काम करना है, जो कंपनी फंड देगी वो उस पर रिसर्च करेगा।
और दोष देने के लिए कहां आते हैं? धर्म के ठेकेदारों पर। कोई कथावाचक क्यों होता है? क्या तुम्हारा दायित्व नहीं है कि तुम विज्ञान के प्रतिनिधि हो, तुम साइंटिस्ट बन चुके हो, तुम खोज करो ये क्या चीज है? कोई शास्त्रों की बात को लेकर कह दे जो समझ में आसानी से नहीं आ रही है, उस पर तुम टीका टिप्पणी करने लगते हो कि नहीं हम डॉक्टर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि तुम्हारा दायित्व नहीं बनता कि तुम उस पर रिसर्च करो और ये अपना शोध लाके कहो भाई महाराज जी हाँ ये शोध ये है, आप इस शोध के हिसाब से बोलिएगा, और आप ऐसे नहीं बोलो कि गाय का गोबर खाने से या गाय के गोबर से निकले गेहूं खाने से जो भी है कुछ भी है। आशा करता हूं कुछ समझ गए हो, बाकी आपकी इच्छा है। आलसी भारत से विश्व गुरु भारत की तरफ पुनः लौटा है। हमारी पहचान एडेप्टेशन नहीं था, बल्कि हमारी पहचान डिस्ट्रीब्यूशन था। हम अपने ज्ञान को लेकर के विश्व में फैला रहे थे, ये हमारी पहचान थी। हम विश्व के ज्ञान को लेकर अपने में सहेज रहे थे, वेस्टर्न कल्चर को लेकर आधे कच्चे पहन के घूम रहे थे, इसलिए हम फेमस नहीं हुए दुनिया में। अपनी सभ्यता को लेकर हम विदेशों में गए और विदेशों में हमने अपनी सभ्यता बनाई, इसलिए हम फेमस हुए थे। धन्यवाद।